मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, आज हम जीटीयू के सेमेस्टर 4 के ऑल सब्जेक्ट में जो भी कमेंट है, स्पेसिफिक आंसर है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसलिए तो चलो देखते हैं। हमारे पास इतने सब्जेक्ट होते हैं और इतने कंटेंट होते हैं, तो हम ज्यादातर देखें तो बीपी 401 एंड बीपी 402 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मैंने देखा था 2021 के गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पेपर्स, इसमें से यही कमेंट्स मुझे लगे थे। तो चलो देखते हैं, इतना का डिस्कशन अभी करेंगे। इस 3 पेपर में से कोई कमेंट ऐसे स्पेसिफिक मिली नहीं है। तो पहली कमेंट है कि थायोफिन इज एरोमेटिक। जब हम कमेंट लिखते हैं तो हमें यह सोचना होता है कि एरोमेटिक क्या होता है, ऐसा बनने के लिए क्या चाहिए, और इसी तरह आपको लिखना है। then you are getting the good marks also. So what is that? The requirement for the aromatic. मैंने आपको बताया होगा कि एरोमेटिक के लिए हमारे पास पीएचसी होना चाहिए। ये पीएचसी क्या है? The first is it should be a planar. Second, it should follow the Haeckel rule. Then it have a cyclic structure. ये फॉर्मेशन, ये क्राइटेरिया अगर फॉलो हो जाएंगे ना तो हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक बन सकता है। दूसरी बात यह है कि कंबशन एनर्जी, जितना कंपाउंड स्टेबल होगा इतनी उसकी कंबशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम देखें तो ये बेंजीन में कंबशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड है। उससे थोड़ी कम है और उससे भी थोड़ी कम है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में। कॉन्जुगेटेड डाइन इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई एरोमेटिक होने की वजह। अब देखते हैं कि क्या थायोफिन में ये सब कुछ क्राइटेरिया है। तो हम पहले थायोफिन का इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सबका हाइब्रिडाइजेशन, उसका sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2, sp2 और sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसके वजह से हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड प्लानर है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम देखें इसमें क्या इतने होते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ आप एरोमेटिक होने की लिए वजह वो क्या करता है कि अपनी जो ये लॉन पेयर है ना उसको रेजोनेंस में दे देता है। तो उसको देने से क्या वजह होती है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए और ये हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए ये रूल्स फॉलो होता है। जब आप n = 0 रखोगे तो आपके पास आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब आप 1 रखोगे तो आएंगे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें इसमें भी है। और बात बताऊं तो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नॉर्मल तरह से हम बता देंगे कि लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये प्लानर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन से हकल रूल फॉलो कर दिया उसने वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब साइक्लिक तो हमें दिखता ही है कि ये साइक्लिक फॉर्म में ही है, तो हम बता देते हैं कि ये एरोमेटिक है। थोड़ा बहुत देखें तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी जितने भी है इसमें आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा बेंजीन, थायोफिन, पायरोल और फ्यूरान। थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, सन का स्पेलिंग तो आता ही होगा, SON। आप O को आगे ले लीजिए तो OSN हो जाएगा। तो मैं आपको इस तरह का बताता हूं कि ये जो फ्लो है ना, ये जो फ्लो, तो ये फ्लो नोमेनक्लेचर के लिए है। किसके लिए? नोमेनक्लेचर के लिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसको नाम दीजिए। इस ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जाके बात ये आती है कि O को यहां पे ले लिया। अगर हम O को यहां पे ले ले
तो क्या हो जाएगा कि SNO। तो अभी जो ये बात चलेगी तो ये एरोमेटिक की बात चलेगी, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा बेंजीन, उसके बाद थायोफिन, उसके बाद पायरोल और उसके बाद फ्यूरान। हेटेरो एटम में जब नोमेनक्लेचर देते हैं तो ऑक्सीजन पहले आता है, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन। ये जस्ट ट्रिक थी, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो यस, इट इज प्रूव दैट थायोफिन इज एरोमेटिक कंपाउंड। देखते हैं सेकेंड वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट द सेकंड पोजीशंस इन द पायरोल। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है सेकेंड पोजीशंस पे अटैक होने के लिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो आपको देख लेते हैं हम, हमारे पास इस तरह का कुछ पायरोल का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब देख लीजिए कि इस पायरोल स्ट्रक्चर में हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो हम यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे अटैक करवाएंगे, हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अटैक कर, दो ही पोजीशंस पॉसिबल है। देखो ये सेकेंड पोजीशंस, उसको भी सेकेंड बोलते हैं, ये थर्ड पोजीशंस, उसको भी थर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सेकेंड पोजीशंस के लिए हम देखें तो ये हमारा देख लीजिए कि अटैक हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और H और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो एक A स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंड इस तरह से रेजोनेंस हो गए, हमें क्या मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिल पाएगा। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये 2 एटम का भी रेजोनेंस यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लॉन पेयर भी इसमें पार्टिसिपेट करके हमें क्या दे देंगी? EH then electrophile, this one, this structure we are getting, right? सेकेंड, हम थर्ड पोजीशंस पे अटैक करवा देते हैं। चलो देखते हैं थर्ड पोजीशंस पे क्या होता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे E आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अभी ये जो लॉन पेयर है, तो मैं आपको बता दूं कि लॉन पेयर इसमें अटैक इस तरह का कर देंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें इस तरह का कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके आ जाएगा। अभी कोई बच्चों को ऐसा भी होगा कि सर यहाँ से यहाँ कर ले, तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा सभी में, मैं वो ड्रॉ नहीं किया पर वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग करता है। तो उसका अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और मेक द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, देखो इलेक्ट्रोफाइल इसके पे जब अटैक करता है ना, तो उसमें हमें ऐसे इंटरमीडिएट मिलते हैं, और ये इंटरमीडिएट में जिस पोजीशन पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो पोजीशन स्टेबल होगा। और एक सिंपल सा रूल्स है, इंक्रीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज स्टेबिलिटी। मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब सेकेंड पोजीशंस पे अटैक होता है तो यहां पे हमें 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि जो चार्ज है ना यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे 2 ही स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए बताते हैं कि सेकेंड पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, और इसीलिए ही सेकेंड पोजीशंस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। डेवलपिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज अकोमोडेड बाय 3 एटम्स ऑफ द रिंग इंस्टेड ऑफ बाय ओनली 2 एटम्स। यहाँ पे 2 ही एटम पे होता है, यहाँ पे ये चीज 3 एटम पे आ जाती है, ठीक है। तो ये बात हुई, कमेंट सही है कि यस, कमेंट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट द सेकंड पोजीशन इन द पायरोल। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट, द फ्यूरान अंडरगोज डाइजाइडल रिएक्शंस। मैं आपको बता दूं कि डाइजाइडल रिएक्शंस के लिए ये हमें सिजोइड्स चाहिए, ये डाइन्स चाहिए, और डाइन के साथ एक डाइनोफाइल, मींस कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहां से ये पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड होके आता है, ये पाई बॉन्ड का भी सिग्मा बॉन्ड होके आता है। तो देखो यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड इस तरह रह जाता है, और ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर मिलता है। बात यह है कि क्या फ्यूरान में भी ऐसा हो सकता है? तो हम देखें तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है,
मैं इस तरह ही ड्रॉ करने का अटेम्प्ट करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, ये हो गया फ्यूरान। इस तरह का भी आता है, बट पायरोल में ऐसा नहीं होता, थायोफिन में भी ऐसा नहीं होता, इसमें ही क्यों ऐसा होता है? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था वो स्टोरी SON वाली, आप देख लीजिए, इसको पीछे ले लीजिए तो SNO मिल जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन वाला जो 5 मेंबर रिंग है वो सबसे लेस एरोमेटिक है। तो आप थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर दे दोगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलके आ जाएगा? इस तरह का स्ट्रक्चर मिलके आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे डाइंस के लिए यूज होगा। कोई डायनोफाइल उसके पे आके अटैक करके हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे पाएंगे। कौन से प्रोडक्ट देने वाले हैं वो अभी डिस्कस करना ही नहीं है, पर यस, फ्यूरान की एरोमेटिसिटी कम होने की वजह से वो रिंग सिस्टम ब्रेक होती है और हमें स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये कमेंट भी सही है। मेंशन द यूज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो क्लोनिडीन किस में यूज होती है? यूज टू डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स ऑफ द आई। उसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लूकोमा में भी यूज होती है। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में का एक क्वेश्चन है। टर्बिटालिन किस में यूज होता है? ज्यादातर अस्थमा में यूज होता है। नेफाजोलिन आई इरिटेशंस के लिए उसका यूज किया जाता है। फिर स्यूडोएफेड्रिन उस नसल डिकंजेशंस के लिए, ब्लॉक्ड हुए नोज के लिए भी उसका यूज हुआ करता है। और ऑक्सीमेटाजोलिन उसका यूज होता है कुछ नसल डिकंजेशंस के लिए, ब्लॉक्ड नोज के लिए। तो ये थोड़ा बहुत अटेम्प्ट था कि आपके तक इस तरह का हर ईयर के कमेंट में भेज पाऊं। अगर आपको ये सही लगे, अगर कोई कमेंट रह गई हो तो आप लिख दीजिए, मैं आपके तक जल्द से जल्द पहुंच पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।